Dear students, welcome to the class of Political Science. This is Dr. Sudhanshu. Today we will discuss European political thought, in which we will focus on जॉन जैक्स रूसो. रूसो को हम फोकस करेंगे, रूसो की बात करेंगे यूरोपियन पॉलिटिकल थॉट के पहले पोर्शन में. तो जैसा कि हमने देखा कि किसी भी थिंकर को या किसी भी आइडियोलॉग को समझने के लिए, जानने के लिए, उसकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी या थ्योरी को समझने के लिए उसके आसपास के माहौल, वो किस परिस्थिति में पैदा होता है, क्या उसके साथ बीतती है, या राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कल्चरल या जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल एटमॉस्फेयर क्या था, उसको समझना बहुत जरूरी है. बिना उसके आइडियाज का जो इंटरप्रिटेशन होगा, जो उसका कनोटेशन होगा, उसको समझना मुश्किल होता है. तो हम उस समय को जानना जरूरी है, उसके आसपास दूसरे माहौल में क्या हो रहा है वो भी जानना जरूरी है. तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं रूसो की लाइफ पे. उनका जो जीवन है, किस तरह से उन्होंने जीवन जिया, या जीवन में क्या क्या परेशानियां रही, या किन परिस्थितियों के उस समय राजनीतिक माहौल क्या थे. जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक हमने देखा, हमने हॉब्स को पढ़ा, लॉक को पढ़ा, आज हम रूसो को देख रहे हैं. तो रूसो का जन्म 28 जून 1712 में जेनेवा में होता है. 1712 में 28 जून को जेनेवा में हो रहा है. इस समय क्या परिस्थिति है, मॉडर्निटी आ चुकी है. मॉडर्निटी के सेंस में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया. मॉडर्निटी दो टर्म में देख सकते हैं, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेंस में, दूसरा पॉलिटिकल सेंस में. पॉलिटिकल सेंस में देखें तो नए वैल्यूज, नए एथिक्स पॉलिटिक्स में आ चुके हैं. हॉब्स बहुत से नए आइडियाज को लेके आते हैं, लॉक बहुत से नए आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं, और ज्यादातर ये ब्रिटेन के अंदर आ रहे हैं नए आइडियाज, पॉलिटिकल आइडियाज. अब ये देखें रूसो कहां पे है. रूसो फ्रांस के अंदर है. फ्रांस के अंदर भी रेनेसा आ चुका है. अब ये जो पीरियड है वो एनलाइटनमेंट का है, जिस समय नई खोज हो रही है, साइंस बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, और साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है. अब इस समय में ज्यादातर चिंतक जो थे वो इस मॉडर्निटी को पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, कि वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब जो मॉडर्निटी आ रही है वो समाज में पॉजिटिव बदलाव लाएगी, जो सकारात्मक बदलाव है उसको लाएगी. और ला भी रही थी. उस समय की जो मोनार्की से अगर हम देखें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और साथ ही साथ उस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर भी लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं. अब हम इनके जीवन पे फोकस करते हैं कि ये जो इनकी थ्योरी है, इनके जीवन से भी काफी, बहुत से लोग उसको कहते हैं कि जीवन का प्रभाव उस थ्योरी पे बहुत ज्यादा पड़ा. बचपन से ही इन्होंने कष्ट देखे. कष्ट क्या अगर देखें तो बहुत जल्दी ही इनकी माता जो है गुजर जाती हैं. इनकी माता पास्ड अवे, बहुत छोटे रहते हैं लेकिन उनके जो पिता है वो भी इनकी बहुत अच्छी देखभाल नहीं करते हैं. जैसा लिखा है कि ड्यू टू पॉवर्टी हिज फादर कुड नॉट रेज हिम इन प्रॉपर मैनर. इट मीन्स कि पॉवर्टी या गरीबी की वजह से जो होता है वो इनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिलती, और उनको प्रॉपर जो जिस तरह से बाकी बच्चों को समाज में जो चीजें मिलती हैं वो इनको नहीं मिलती हैं. तो इनके जो आइडिया होते हैं वो काफी नकारात्मक हो जाते हैं. पहले से, बचपन से ही ये काफी नकारात्मक होते हैं. और 12 साल की एज में, एट द एज ऑफ 12 ही ट्राइड मैनी अप्रेंटिस. अब उस चीजों को खत्म करने के लिए, उस चीजों से आगे निकलने के लिए बहुत से काम करते हैं, लेकिन किसी भी काम में सफल नहीं होते. 12 साल की उम्र से ही काम करने लगते हैं, क्योंकि इनके पिताजी इनकी देखभाल नहीं कर पाते गरीबी की वजह से, और वो सही से देखभाल भी नहीं करते हैं. तो इसलिए इनके जो मस्तिष्क है या ब्रेन पे एक इफेक्ट पड़ता है, जिससे नकारात्मक, पैसिमिस्टिक हो जाते हैं ये बहुत. अब इस पैसिमिस्टिज्म से बहुत सी चीजें क्रिएटिव निकलती हैं, लेकिन वो इमीडिएटली नहीं निकलती. एक बड़ा टाइम लगता है इस पैसिमिज्म से क्रिएटिव आइडियाज को लाने में. बचपन के बहुत सी चीजों, छोटी छोटी चीजों के लिए ये छोटे छोटे काम करते थे, और मोरालिटी जो चीज थी वो खत्म हो जाती है इनके. ये मोरालिटी के अगेंस्ट में हो जाते हैं. और
छोटे से फायदे के लिए अपना रिलीजन भी चेंज कर लेते हैं बचपन में ही। बाद में जब ये थोड़े से बड़े होते हैं 16 इयर्स की एज में, ये क्या करते हैं, ये पेरिस चले जाते हैं। पेरिस में ये बहुत से काम वहां भी कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके के काम करने के। और पेरिस के अंदर ही ये उस समय जो बदलाव आ रहे थे, जो हमने बोला कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय जो बदलाव आ रहे थे, उनको बहुत करीब से देख रहे थे। फ्रांसीसी क्रांति जिसको हम कहेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से बहुत से बदलाव जो आ रहे थे। जो एक बदलाव जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और ये जो आया आइडिया फ्रांस के अंदर, वो आइडिया इन पे भी असर डाल रहा है। ऑल्दो ये उस समय बहुत ज्यादा जो एकेडमिक रूप से इस पे काम नहीं करते, लेकिन समाज को ऑब्जर्व करने के कॉन्टेक्स्ट में ये काफी देखते हैं। और क्योंकि ये कभी भी इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, लोगों के साथ अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के साथ कई बार इनके संबंध भी अलग अलग औरतों के साथ भी होते हैं, और वो सिर्फ पैसे के लिए कई बार किसी के साथ रहते हैं। ये सारी चीजें इनके मस्तिष्क पे है। दूसरी तरफ जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडिया है, जो साइंटिफिक चेंजेस हो रहे हैं, जो मॉडर्निटी आ रही है, उसका भी असर हो रहा है। लेकिन अब ये असर किस डायरेक्शन में हो रहा है, इसको हम आगे देखेंगे कि इस असर को किस तरह से जो पिछले थिंकर्स थे, जो उस समय के बड़े थिंकर माने जाते थे, चाहे वो हॉब्स हो चाहे लॉक हो, उनसे किस तरह से ये अलग है। ऑल्दो हमने जैसे जानते हैं कि ये तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हैं, जो सामाजिक समझौते के थिंकर हैं, तीनों ही हॉब्स, लॉक और रूसो। लेकिन इनका सामाजिक समझौता किस तरह से अलग है बाकी लोगों के सामाजिक समझौते से, ये हम देखते हैं। He tried many things there, the theater, opera, music, poetry, हर तरह की जो संगीत था उसमें भी आजमाते हैं अपना हाथ, कविताएं लिखते हैं, लेकिन किसी भी चीज में इनको सफलता नहीं मिलती है। Though he did not get any success in anything, जैसे हमने बात की, but it developed his personality। अब ये असफलता ही इनकी कुंजी बन जाती है, कह सकते हैं। जो सक्सेस नहीं मिलना इनके लिए एक की रोल प्ले करता है कि किस तरह से ये आइडियाज को जनरेट करते हैं। और आइडियाज जो एस्टेब्लिश आइडियाज थे उसके अगेंस्ट में आइडिया जनरेट करते हैं। जो स्थापित नियम थे या जो स्थापित सिद्धांत थे उनके अगेंस्ट में जब एक तरफ सारे के सारे थिंकर कुछ दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे हैं या मॉडर्निटी को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, तो उसी समय जो उसके ड्रॉबैक हैं मॉडर्निटी के, उस पे ये फोकस करते हैं। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम उनकी थ्योरीज में आते हैं, क्यों वो आगे उसको ऐसे ड्रॉबैक्स को क्यों उजागर करते हैं। अगर हम देखें तो जैसा कि हमने बात की कि उस समय की सामाजिक परिस्थितियां या राजनीतिक परिस्थितियां जो थी, कि रूसो लिव्ड एट द टाइम ऑफ एब्सोल्यूट फ्यूडलिज्म ऑफ लुइस 15 ऑफ फ्रांस। फ्रांस में लुइस 15 जो है उनका रिजीम है एब्सोल्यूट फ्यूडलिज्म है, मतलब सामंतवाद का सबसे खतरनाक चेहरा उस समय है। इसीलिए उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है इस सामंतवाद को खत्म करने के लिए। अब इस सामंतवाद में जो जमीन है वो सभी जमीन जमींदारों की है या जो है चर्च की है। अब चर्च की जमीन या जमींदारों की जमीन की वजह से जो किसान उस पे खेती कर रहा है उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो किसान की स्थिति खराब होने की वजह से एक बड़ा तबका, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उस समय, फ्रांस भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू तो हो जाता है लेकिन पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी नहीं है। तो सामंतवाद के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट होते हैं और उसी समय में रूसो रह भी रहे हैं। तो अब लोगों को ये सामंतवाद के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको ये मॉडर्न प्रोटेस्ट कह रहे हैं कि ये जो विरोध हो रहे हैं ये बहुत आधुनिक हैं और किस तरफ बढ़ रहे हैं, कैपिटलिज्म की तरफ। तो इस कैपिटलिज्म को बाकी सारे लोग ये रेवोल्यूशन की तरह देख रहे थे। रूसो पहले व्यक्ति हैं जो इस कैपिटलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं कि किस तरह से कैपिटलिज्म की वजह से आदमी के अंदर जो गुण थे, वर्च्यूज, वो खत्म हो रहे हैं, इसको पॉइंट आउट करते हैं। बाद में ज्यादातर थिंकर जो मार्क्सिस्ट थिंकर हैं वो इस चीज को बहुत थ्योरेटिकली लाते हैं, लेकिन पहली बार पॉइंट आउट करने वाला इस वर्च्यू को कि मार्केट या जो